Mithali is right up on time, I believe, to leave for another meeting. But Mithali, we will still take 2 minutes from you to understand what has your journey been and what is your message to women and girls across this country? Well, firstly, I should admit that I'm honored to be associated with UN Women, and the video was quite inspiring, and I thoroughly enjoyed shooting for it because you usually, even I have seen a lot of young boys, a bunch of boys playing on the street. It is a very common thing, and maybe of late I get to see a couple of girls. But for that video, I've played with a bunch of girls in the street. It's an experience that will live for a long time. And it hasn't been very easy to take up a sport which was a very male dominant sport back then in 90s. Recently, I'm sure everybody after the World Cup, things have changed. Perception about people in India has changed towards women's cricket. And things look very good from now on with under BCCI. But my message to women is that I think it's very important that you're self-reliant. You have to be very independent. You have to be financially independent because that gives you a lot of confidence to take on the world. And if you're financially independent, when it comes to emotions, economical background, a woman can take care of herself. And we need to change the very mindset of our society because that has been the biggest challenge that as a women athlete we faced in our journey, the perception of people that sports is not meant for women. And it's purely, I'm sure Sanya also will agree, that we had our parents to support us through the thick and things, and that is why I think they Mithali has an important meeting. Thank you for being there. And ladies and gentlemen, boys, girls, children, everyone proud of our cricket captain. A huge round of सपोर्ट नहीं मिलता, वैसे ही मैं थी, खासकर मेरे पापा। मेरे जो ब्रदर सिस्टर थे वो एकेडमी गए। मैं छोटी थी बहुत ज़्यादा, मैं यूकेजी में पढ़ती थी। तो मेरे ब्रदर सेकंड में थे, मेरे ब्रदर सिस्टर मोहसिन एंड रज़िया। वो लोग एकेडमी गए। जैसे कि मैंने पहले मैच देखा टीवी पे, बाप रे बाप, किक बॉक्सिंग अमेजिंग। तो मुझ में इंटरेस्ट आया, नहीं मुझे भी खेलना है। तो जो मेरे ब्रदर सिस्टर थे वो 3:30 पे उनका स्कूल क्लोज होता था और वो 4 बजे घर पहुंचते थे। तो वो 5:30 पे घर आते थे। तो अचानक से ये होने लगा। मैंने कहा मम्मा ये क्या बात हुई? 3:30 पे स्कूल क्लोज, 4 बजे वो घर, आज क्या कभी 6 कभी 5:30? नहीं ये गलत है। ये क्या कई स्कूल में फंक्शन है? ये चोरी चोरी मनाते हैं, घर को नहीं बोलते, ये गलत बात है। तो मम्मा बोलती है मेरे पास इतना सारा काम पड़ा है, जब वो आएंगे तो ये क्वेश्चन वो खुद ही आंसर दे देंगे, उन्हीं से बोल देना। तो वो घर आए, मैंने कहा क्या बात है आज, कभी 5:30 कभी 6:30, ये क्या है, कभी ये कौन सा है, ये क्या मैजिक है? उन्होंने कहा हम एकेडमी जाते हैं। मैंने कहा क्या क्या क्या? बोला झूठ बोल रहे हो मुझसे, झूठ बोल रहे हो। बोला यार झूठ नहीं है, हम एकेडमी जाते हैं, वहाँ वूशू सीखते हैं। वो क्या होता है? इतना तो पता है किक बॉक्सिंग, लेकिन वूशू मुझे डर लगने लगा। वूशू? बोला वूशू किक बॉक्सिंग की तरह है। मैंने कहा सच में? बोला नहीं। मैंने कहा यार सेहत के लिए मजाक ठीक नहीं है इतना ज़्यादा, सही सही बोला क्या है यार। तो उन्होंने कहा तुझे झूठ लग रहा है तो जाके पापा से बोल, हमने फॉर्म भी भरे हैं। मैंने कहा यार पापा को बोलो मेरे बारे में भी, मुझे भी सीखना है। मैंने कहा जाके खुद बात करो ना। वो आप, मैं तो आप सबसे छोटी हूँ, वो देंगे मुझे चांटा, घूम जाऊंगी, मैं खुद नहीं बोल सकता। तो मैंने पापा से कहा पापा आपने मेरे ब्रदर सिस्टर को तो परमिशन दे दी एकेडमी के लिए, मुझे खबर तक नहीं है, मैं क्या अलग से हूँ? वो लोग आपके अपने हैं, मैं नहीं हूँ, ये नहीं है पापा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे डांटा, आपके पेपर शुरू होने वाले, जाके कमरे में पढ़ाई कर रहे हो वरना मैं मारूंगा। तो मैं कमरे में गई, मैं रोने लगी। तो मम्मा आई, खाना खा लो। मैंने कहा नहीं खाना, पापा कहते हैं वहाँ से बच्चों जो गर्ल्स हैं उनको सपोर्ट दो, आगे बढ़ा। अपनी लड़की को घर पे रखते हैं, नहीं है मम्मा ठीक नहीं है। तो उन्होंने, मैंने कहा मम्मा बोल दो ना पापा को कि मुझे भी सीखना है यही मार्शल आर्ट्स, मुझे भी एकेडमी जाना है। तो उन्होंने कहा मैं बात करती हूँ, मना के आना है पापा को, वरना मैं आपसे भी बात नहीं करूँगी। उन्होंने कहा ठीक है मैं ट्राई मारूंगी। तो मम्मा पापा के पास गए, पता नहीं कैसे बता लिया यार। मम्मा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, मम्मा आपने पटा लिया।
पहली बात तो मम्मा थैंक यू वेरी मच। जितना थैंक यू बोलो उतना कम है, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा और पापा को मनाया, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम मेरे लिए। और थैंक यू मम्मा। पापा ने बोला ठीक है जा, फॉर्म पे भी साइन कर दिया जा, अगर गोल्ड नहीं आया डिस्ट्रिक्ट में, पढ़ाई भी बंद, स्कूल भी बंद, खेलना भी बंद, रही बात खाना भी बंद। पापा पापा इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो, थोड़ा सा तो बोलो। क्या थोड़ा सा बोलूँ, गोल्ड ला के देखा, फिर सपोर्ट है मेरा। तो डिस्ट्रिक्ट हुआ, कुछ ही वीक्स में डिस्ट्रिक्ट आया, तो मैंने उसमें भी गोल्ड लाया। मेरे पीछे कोई नहीं था सिवाय मेरे ब्रदर सिस्टर के, रज़िया मोहसिन, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, तो थैंक यू ब्रदर एंड सिस्टर। तो सर मैंने बहुत, जितना मैंने सीखा उतना मैंने अच्छा खेला उसमें। सर ने बोला जब ये एकेडमी आई तो बोली थी सर अंदर नहीं जाना, क्यों, डर लग रहा है, तो आई क्यों, सर इंटरेस्ट हुआ तो आई, ऐसे बोलते क्या। तो सर ने मुझे उस टाइम अंदर लाया, बोला चलो अच्छा खेलो। सर ठीक से हो ही नहीं रहा, मेरा पंच किक भी नहीं हो रही, वार्म अप भी नहीं हो रहा, मैं क्या सीखूंगी, मैं कैसे करूंगी। तो सर ने कहा बेटा मैं आज कोच हूँ ना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे भी आई थी, मैंने फोकस किया गेम पे, तब जाके आज कोच हूँ। मैंने कहा सर मुझे भी करना होगा, नहीं अलग हो ना, करना है यार। तो सर ने मुझे काफ़ी, राकेश सर ने मुझे काफ़ी वो मेरे पे फोकस करते थे, प्रैक्टिस कराते थे, मुझे बहुत मज़ा आता था उनके साथ। एंड थैंक यू राकेश सर, अगर वो नहीं सिखाते, सपोर्ट करने वाला, देने वाला, अगर सिखाने वाला को नहीं होता तो आई थिंक मैं नहीं कर पाती, आज मैं यहाँ पे नहीं होती। सो थैंक यू कोच राकेश सर। तो मेरा स्टेट में गोल्ड आया, पापा ने कहा स्टेट में गोल्ड आ गया, हाँ। तो मैंने कहा पापा पता है कोच क्या कह रहे थे, इतने 2 वीक्स में सीखा, इतने अच्छे पंच किक मार रहे थे। पापा ने कहा ये ताने मारना बंद करो, अभी स्टेट होने वाला है आपका, सर ने मुझे बता दिया, उसमें गोल्ड नहीं आना, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। पापा पहले आपने बोला था आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप बोलते हो नहीं। तो उन्होंने कहा करूँगा, मैंने कहा ना, लेकिन स्टेट में गोल्ड आना चाहिए। तो मैं जम्मू गई स्टेट, और मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जम्मू, बड़ी बात थी मेरे लिए उस टाइम भी, और मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। स्टेट था, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड आया। तो मैं जो मेरे अपॉइंटर्स थे उन्होंने भी बोला आपने अच्छा खेला, मैंने भी बोला आपने भी अच्छा खेला। तो तो उन्होंने कहा यार आप बड़े फनी हो यार। मैंने कहा देखा ही क्या है, मेरे साथ बैठो मज़ा आता है। तो पापा ने कहा ठीक है स्टेट में तो गोल्ड आ गया, अब तो सपोर्ट करोगे ना। करूँगा, लेकिन जितना अभी पेपर्स आ रहे हैं उसमें देखूँगा, फिर देखूँगा आपको। इतना स्पोर्ट्स नहीं है, एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे क्या बोलोगे, कैसे स्पीच दोगे। जी पापा सीख लूँगा। मैं बहुत ज़्यादा पापा से डरती थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर जब मेरा नेशनल में भी गोल्ड आया किक बॉक्सिंग, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने बोला आप इतना अच्छा खेलते हो, इसकी सिलेक्शन हम सीधा वर्ल्ड चैम्पियनशिप करेंगे इटली। 2016 में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इटली में किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी 2016। आप सबकी दुआओं की वजह से, मेरे पेरेंट्स और कोच की वजह से मैंने वहाँ गोल्ड लाया। तो थैंक यू वेरी मच। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब मैं इटली गई, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा डर था। इटली फॉरेन कंट्री, पता नहीं कितने अच्छे प्लेयर्स होंगे, मैं पता नहीं कहाँ से इंडिया फिर खेलूँगी क्या यार। मैं बहुत ज़्यादा, पापा ने कहा आज तक मैंने आपको जितना भी कहा उसके लिए सॉरी। मेरा दिल खुश हो गया, पापा ने सॉरी कहा, अरे बाप रे। तो पापा ने कहा देखो बेटा, जब देखो आप मजाक के सीरियस लिया करो, आप इस बार सीरियस लेना। जी पापा। तो उन्होंने कहा बेटा आप इस बार इटली जा रहे हो सिवाय मेरे। मैंने कहा कोई नहीं चलेगा। तो उस टाइम फेडरेशन के कोच थे मेरे साथ, रावत सर, योगेश सर, दलाल सर, वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करा थे, लेकिन उससे कई ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस। कैंप में गटिया सूप, दाल, क्या यार भुगतना पड़ता था। तो मम्मा के हाथों की सब्जी खाना बड़ा याद आता था उस कैंप में। तो पापा ने कहा इस बार मैं आपको अपने दिल से बोल रहा हूँ कि जितना आप पे मैंने प्रेशर डाला उसके लिए सॉरी, और आपको खेलना है इटली में। आपको अपने कोच के बारे में, पेरेंट्स, टीचर्स, कंट्री, कश्मीर, सबके लिए सोचना है कि गोल्ड लाना है। मैंने कहा पापा बस इतना कह देना था,
इसके लिए धन्यवाद। तो पापा ने कहा मुझे उम्मीद है आप गोल्ड लाओगे, और कोच ने कहा था ये ज़रूर गोल्ड लाएगी, और अगर इसे गोल्ड नहीं लाया तो आप मेरी बाजू काट देना। ये इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, जितना आपको ये दिख रही है फ़नी है, उससे कहीं ज़्यादा ये फोकस करती है अपने गेम पे, और ये गोल्ड लाएगी। पहली फाइट मेरी चाइना के साथ रही वहाँ पे। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो चाइना के साथ रही। मैंने 30 वेट में खेला, 30 वेट में भी कोई नहीं था तो मैंने 32 में खेला। पहली फाइट मेरी चाइना के साथ रही। सर चाइना, सर क्या, सर किसके साथ डाल दिया मुझे, सर इस बार तो छिलेगी मुझे आलू की तरह, सर क्या। बोला इस बार भी मजाक, आपकी फाइट है यार। सर अगर मजाक करेंगे तो थोड़ा डर कम हो जाता है। तो उन्होंने कहा था जो मैं आगे खड़ा हूँ, मैं जो बोलूँगा आपको वही करना है। जी सर। तो सर आगे खड़े रहे। पहले 2 राउंड्स में उसने मुझे बहुत धोया, बहुत ज़्यादा, इतना धोया जैसे मैं कपड़ा थी यार, इतना साफ कर दिया। और तीसरे राउंड में उसने कहा ये क्या कर रही हो। सर खेल रही हूँ। खेलना क्या, क्रिकेट खेल रही हो, वुशु कहते हैं इसको, किक बॉक्सिंग। इस बार MMA भी हो रहा है, फिर मैं उसी में डाल दूंगा, वहाँ फिर दिखाएंगे। मैं कहा सर मैं खेलूंगी, मैं आगे खड़ा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ खेलना है। सर ने मुझे चांटा मारा। सर चांटा क्यों मारा, गुस्सा दिलाने के लिए। सर ऐसे भी तो बोल सकते थे ना, उसको मार दो मैं ऐसा। उन्होंने कहा क्या मजाक जब देखो दूसरा चांटा दिया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उस टाइम में बहुत सीरियस हुई। तो मैंने उसको हमारे 15 पॉइंट थे, लेकिन उसने मुझे काफ़ी बहुत अच्छा खेली। 2 राउंड्स में उसने मुझे अच्छी तरह मारा, धोया, छिला। लेकिन लास्ट राउंड में जब वो मैंने साइड लेके चेस्ट मारी और पंच, और मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैं जीती चाइना से। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और उस टाइम पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेरे लिए, और ना पेरेंट्स साथ कंट्री में, लेकिन पेरेंट्स नहीं थे तो कोच ने मुझे यकीन दिलाया कि हम ही आपके पेरेंट हैं। सो थैंक यू कोच, फेडरेशन की जो किक बॉक्सिंग के कोच है, थैंक यू। एंड मैं इटली से वापस आई तो मम्मा का खाना बहुत ही याद आ रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा। और मम्मा को मैं इतना मिस कर रही थी, उतना मैं पापा को भी नहीं कर रही थी। तो जब मैं वहाँ आई, मेरा अच्छी तरह से वेलकम हुआ, और मैंने फाइटें खेली 6, चाइना, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, USA, इन सब के साथ। और हमने अच्छा खेला। इटली मेरे हाइट के हिसाब से थी, वेट के हिसाब से भी थी, और बाकी सब मुझसे हाइट में बड़े थे। तो इटली से मैंने बहुत अच्छी तरह टेक्निकली खेला। तो रावत सर ने पहले सर को कहा था ये गोल्ड लाएगी, मैंने लाया, मेरा वेलकम हुआ। मैं दिल्ली आई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चढ़ना, प्लेन में जाना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई उस टाइम। और मैंने मेहनत की। पापा ने कहा आपने मेहनत की, देखो आज आप किस स्टेज पे हो। तो सारे मेरा वेलकम कर रहे थे, सारे। मैं गायब हो रही थी लोगों के सामने। तो मुझे गाड़ी में बिठाया। मैंने कहा सर एक्सक्यूज़ मी, हाँ जी, मेरे पापा भी मेरे साथ है एक्चुअली। मैंने कहा ओह ज़रूर। फिर मैंने पापा को भी गाड़ी में बिठाया, और पापा ने कहा हाँ, मुझे लगा आप मुझे भूल जाओगे। ऐसे कैसे पापा, आपकी डांट वो तो याद रहेगा मुझे। तो मैंने कहा पापा घर कब जाएंगे, बस जा ही तो रहे। मैंने कहा पापा बहुत याद आ रही है अपनी फैमिली की, काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने कहा उन्होंने आपके लिए वेलकम में चॉकलेट्स रखे हैं, कैंडीज़, और आपकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी होगी आगे, आपको खेलना है, अपना कैरियर बनाना है। तो मैंने कहा जी पापा। तो हम गाड़ी में गए, हम कश्मीर आए। मम्मा ने वेलकम किया मेरी फैमिली ने। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई उनसे मिलके, और मैंने कश्मीरी वाजवान खाया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, यम। और वो मेरी लाइफ का पहला स्टेप था कि मुझे इतना ज़्यादा वैल्यू मिला, मुझे रिस्पेक्ट मिली। मैंने इतना ज़्यादा खाया, मैंने इतना ज़्यादा खेला, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। रही बात फिर आप मैं यार मुझे ना आपसे कुछ मांगना है, दोगे ना। यूएनए से नहीं, सबसे जो भी इस टाइम में प्रेजेंट है, आपको ना दुआ तो सारे करते हैं मुंह से, लेकिन दिल से करना। क्योंकि इस बार मैं नवंबर फिर से अर्जेंटीना जा रही हूँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। मुझे यकीन है कि आप सबकी दुआएं वहाँ में मेरे काम आएंगी। और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनका नाम है विजय कामल सर, लेकिन आई थिंक इस टाइम वो प्रेजेंट नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। एंड मैं उनको प्यार से बोलती हूँ ग्रैंडपा। वो
उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथ उन्होंने खेला है, इंजॉय किया है। और मुझे बॉम्बे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। खाना, घूमना, पीना, इसी बात से नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की सोच, दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बड़ा है। इसी हिसाब से बॉम्बे, महाराष्ट्र सब अच्छा है। और अगर रही बात पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग रहे तो मुझे लगता है दुनिया घूमेगी, खुद ही घूमेगी। Meera ji, welcome on stage. Thank you for having me here, and thank you for giving me the opportunity to see such handsome, bright, beautiful faces. Well, I'd like to see the handsome completely afterwards. Meera ji, that's it. Meera ji, you worked on women's rights forever. Welcome, Sania. Well, one more addition is she's also the Goodwill Ambassador for UN Women in India and in South Asia. We are so proud of this association that was established many years ago, and we continue to have that association with Sania. Sania, please. Sania and I have been on a couple of panels by now, and I always have the same questions to ask, but I'm going to ask you that again, because I think everybody deserves to know your story. From putting us on the map of tennis to taking courageous decisions in your personal professional life, and now visibly mommy to be. Well, first of all, thank you very much for having me here. Like Nisha said, UN Women and I go a few years ago actually, and it's obviously been a relationship that I probably cherish more than most other relationships I've had besides my parents, because the ideology that we have is exactly the same and what I've been taught by my parents, and that comes from UN Women to me. My story is not as funny as Tajimul, so I apologize for that. But you know, I'm not that great a storyteller, but it's a very simple story. I started playing tennis when I was 6 years old, at a time when a girl playing tennis in Hyderabad was unheard of, where I came from a family full of cricketers, including my dad and everybody that you name. I have, including my husband now, but and when my parents actually said, you know, she's going to play tennis. And my aunts and uncles, they were like, हाँ ठीक है खेलने जा रही है लेकिन काली हो जाएगी देखना, कोई शादी नहीं करेगा. I mean, I was 6, guys, like for God's sake, right? So so my parents were like, what does that mean? Like, and I come from a family of 2 girls, and that's it. So till today, even after everything that I've achieved or tried to achieve, still when people meet me and they say, आपका कोई भाई नहीं है, and I say नहीं, and they're like, अरे, and I'm like, no, that's fine. Like, it's absolutely okay, because we've never felt that need, you know, which, like ma'am was earlier saying, you know, okay, it's now I'm pregnant, and every time I meet someone, the first question is, or rather, the dua is quote unquote के ओ लड़का हो जाए मैं दुआ करूँगा. I said, भाई please मत करो ये दुआ, लड़की हो जाए दुआ करो, क्यों आप लड़के की दुआ कर रहे हो? So that is the sort of mindset that we grow up with, consciously or subconsciously. And when we come out and try to speak about it, we are labeled as feminists. And for me, that word just doesn't do it. It doesn't do it, because why is there no word for a man speaking about men's rights? Has anyone thought about that? Never. But when you speak about female rights or feminism, you're taken as a feminist. And no, I don't think I'm a feminist. I think I'm a person who deserves equal opportunity like we all do. Whether you're a man, whether you're a woman, it does not matter what gender you are. You should have equal opportunity. It doesn't matter what I can do or what a man can do. That doesn't make us equal. What makes us equal is the fact that we have the opportunity to do the same thing.
So for me, that is the most important. My parents always taught me and my sister to follow our dreams, no matter how unconventional they were. Even if that meant, oh my God, wearing short skirts and playing tennis and getting dark and, you know, and risk of not ever getting married. But, and we have. My sister has become a businesswoman, which is completely different to me. And I was a tennis player. I am a tennis player. Right now I'm a mother. But, and it has been a pleasure and an honor to grow up in my family. But I realized that how privileged we were to come from that family because of the amount of people in this, forget country in the world, it might be a bit more pronounced in this country, but it's all over the world. Till today we fight for equal prize money. We have to justify why as tennis players we should make the same prize money that the men do. So that means this inequality is everywhere in the world. It's not just in this part of the world. So I just like to say that today I've become a fan of this little girl. And well, one of the reasons is, of course, because of who she is and the way she spoke. And I wish I had her sense of humor. But more because I come from a Muslim family, a conservative family, and from a small city of Hyderabad. At least then, when I thought of playing tennis, and I can only imagine how hard it must have been for her parents. I mean, my parents, I thought my dad, you know, is the greatest hero because he stood up against everyone and said that I don't care. They used to mock my parents and say, what do you think, that your daughter's gonna become Martina Hingis? And fate had it that I had to win 3 of my Grand Slams with Martina Hingis. So. And I can just imagine what her dad must have gone through to fight against her. And it was not even a sport that was, let's say, whatever they say, boyish or girlish. I mean, it was something to do with martial arts, which is not something that you see a lot of girls doing. So it is an extremely difficult thing to do. And all my respects, sir, all my respects. Bas aap chanta na mariye usko. Lekin all my respects. And wholeheartedly, as a woman, I feel so proud to be sharing this stage and to be here today. And I just want to say that, like Nishtha told us, I don't think 2089 should be a goal or a number at all in our heads. You know, if I had a choice, 2030 wouldn't be a number, but you know, we have to be realistic. So let's all try to work towards that number, at least to have a number in mind and work towards that. And tomorrow, whether I have a boy or a girl, I think it's very important for a woman and a girl to believe that she is empowered within, in order for men to believe that she's empowered. And that's exactly like ma'am said, that you have to believe that you're equal to be treated equally. And whether I have a boy or a girl, that is exactly what is going to be taught to them. And a secret is my husband wants a girl very badly. And I said I don't have any control on that anymore. But yeah, so thank you very much again for having me here and you know, sharing this little part of my story, but also being a witness to so many inspiring stories. Thank you. Thank you very, very much, Sania. And we just hope and pray that you have a very healthy baby and you start getting back to winning laurels for the country. Okay, so all the very, very best to you. Ladies and gentlemen, Sania unfortunately has to leave because, as I said, she's come all the way here, and huge round of applause for Sania. Thank you. I know. I really hope it's a girl. Sania Junior. I know. Thank you. Bye. It's okay. Please, आप इधर आ जाइए. Let's, Mohi, why don't you all stand together? Yeah.
While you're here, Sanya, can we request the other guests also to come on stage so that we can have one photo op with everybody? Because Sanya, so can I have Neeti, Arko, Neeti. Uday sir to also please join on the stage and have one group photo with everyone, please? Thank you. And Maipali ji, please. Thank you. Can the others guess? I'll just put a huge round of applause for Mayapali Lakshmi. Please. And it takes privilege to introduce the next one. I think he's a voice truly, which is the voice of every generation. He has also put the music. An Indian playback singer, music composer, songwriter. Arko Bravo Mukherjee is the first Indian who was featured on the Billboard charts list. He's won the Music Director Award for the song Tere Sangyara from the film Rustam. Ladies and gentlemen, Arko. So I want to actually start off with Arko, the only man who is sitting amongst these illustrious panel, who's put this music together. How was your experience? Well, I just want to say that it's not every day that I have such esteemed female company on stage. We have a lot of people. Okay, is this working? Yeah. Okay. Check. Yeah, I see. She sounds better, doesn't she? So this is a rare thing for me. I mean, we've spent a lot of time on stage, but not with such amazing women. I like to think I'm brought up by an amazing woman, and I have luckily been surrounded by amazing women all my life so far. But I guess it's not the same situation everywhere, and like we've been discussing today, there's so many sides of the world, not just India. I mean, so many countries where it's still completely unfair, and it's about equality and justice. Like they said, I don't think it's really about feminism. It's just about equality and justice for everyone. Whether a community is oppressed, or a gender is oppressed, or a religion is oppressed, it's about oppression and overcoming that oppression, isn't it? And I'm thrilled, I'm completely thrilled, and I've been with Neeti so many times on stage, maybe for music, but it's a pleasure to be introduced to all of you, including the star, I think, of today, Tajamul. I mean, absolute star. ये फिल्मों में आज लग नहीं रहा है, मतलब फिल्मों में भी आ जाएगी, I think. She's a rock star. She's the actual rock star, I think, today. And जब ये opportunity it came to me, I mean, I thought, like, we can talk about it. You know, we meet friends, and you know, it happens to us very often. Our generation. What is the closest example? Is that suppose me and Neeti have finished recording in the middle of the night, and her driver is taking her off. I'm going to ask my driver to drop her back. Maybe it's a guy, maybe I will forget about it. Now, these small things happen to us every day, you know. I don't want my girlfriend to be out at night alone. I don't want my sister, or even, because there's a slight difference always, even in Bombay. Imagine, like, Bombay is by far the safest city for women. Like, at least I've been in all over the world, okay. And trust me, Bombay is like probably one of the safest cities for women in the world. And in Bombay also we are worried about this, and which means this worry stems from our other people of my age, other people going out at night, other people who are going to inhabit the same space as her, who I'm concerned about. And this cannot be fixed by lectures, or hopefully music can do a little better, but ideally everybody himself or herself has to understand this, isn't it? That's the only way this works, I guess. We've tried to bring together this song so that you feel a little bit like how we feel. Yeah, and over to Neeti. Thank you very much. It's been a pleasure. Thank you very much. Thank you, Arko. Just want to say your passion, your zeal, your enthusiasm, and your beautiful musical sense has brought magic to the anthem. And the magic would have not been possible without the soulful voice. She, along with her sisters, are rocking the media scene. Neeti, please tell us your journey. Hi everybody, so nice to be here.
and such an honor sharing the panel with you and the only male who felt for the anthem and who felt for United Nations women and creating a song and would like to acknowledge the lyricist of the song. She's this pretty girl. I'm sure all of you know I have 3 younger sisters. We are 4 sisters at home. And yeah, everybody know Neeti Mohan, Kriti Mohan, Shakti Mohan, Mukti Mohan. मतलब खत्म नहीं हो रहे हम लोग इतने सारे. Like sometimes I meet new people and they're like, how does your mother recognize कौन सी वाली कौन सी है? और sometimes my mom रात को check भी करती है 1, 2, 3, 4. Hey, एक missing है. Like that. So I think being brought up in a all-girl family was a lot of fun, and at the same time I have experienced some amazing incidents which changed my life. It changed my thinking. It made me reach here where I am today. And it is all about किसी के भी घर जाओ बोलेंगे और आप लोग कितने भाई बहन हैं, and I will say we are 4 sisters. 4 बहनें? Oh my God! मतलब एक भी भाई नहीं है? I said नहीं है. And the sorry that you see on their face made me so. I used to feel sad for myself initially कि अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया शायद हमारे साथ लाइफ में. But later on I'm like, who are they to say sorry to me about if we are 4 sisters? And that really boils me. Even now I feel very angry if somebody tells me you're 4 sisters, and I don't want any girl to feel any lesser than a man. I don't want. I feel everybody is born equal, and कहीं ना कहीं सोच का फ़र्क होता है. जैसे ही मैम आपने बोला that the day you started feeling that मैं कुछ भी कर सकती हूँ, everything changed for you. And I think it's all about that. I think today at United Nations Women, we are trying to do that. सबकी सोच बदलनी है, and we all want to be on the same page. And चाहे वो boy है या girl है, let's work on merit. Let's perform. Let's have equal rights, equal opportunities. Then जो ज़्यादा अच्छा करे वो World Kickboxing Championship ले जाए. वो चाहे इटली से हो, फिर वो चाहे इटली से हो, चाइना से हो, मगर अगर हमारी इंडियन गर्ल अच्छा कर रही है तो why not? She deserves to win. So I think it is all about that, and I celebrate that. I have always been a feminist, and I'm proud to be one. And I think society has made me one, because anywhere I have gone, तुम्हारा career क्या है? I chose a career which was not a 9-to-5 job, और where I could define that हाँ मैं 10 साल के बाद मेरी promotion होके मैं ये बन सकती हूँ, फिर 20 years के बाद मेरा ये होगा. I could not see my career. I could just feel it that I'm on the right track, and I just followed my heart, and I want to thank my parents for that, because me, Shakti, Mukti are here because of reality shows, because of our parents, and अगर हमें वो opportunity नहीं मिलती तो आज हम यहाँ नहीं होते. So it is all about the mindset, and it is that thought that changes your life, and it did. When my parents gave me faith, they told me you can do anything, and the day I started feeling it, I can do anything, it changed my world. So just sharing this so that. Well, first, when they came to has done very well. Yes. यूनाइटेड नेशंस वुमेन के लिए ये एंथम है जो कि इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड,
और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने लोगों ने साथ मिलके ये पूरे हिंदुस्तान से, पूरे वर्ल्ड से अपील की है, राइट फ्रॉम फिल्म स्टार्स टू स्पोर्ट्स पीपल, म्यूज़िक इंडस्ट्री से हम दोनों हैं, और हम सब मिलकर एक ही हैं कि विमेन को पूरा हक, हर चीज़ जो हक है, हक सेम है, और ये हम मांग नहीं रहे हैं, ये है क्योंकि ये हमारा हक है। Actually, ये it's a लोगों को क्यों उनके लिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं या उनको हेल्प कर, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद को हेल्प कर सकते हैं, हम ना रोके दे तो ही काफ़ी है, यू नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर ऐसा बोला जाए कि लड़की कमज़ोर होती है, या अगर बचपन से ऐसा बोला जाएगा तो लड़की को लगने लगता है कि लड़कियां कमज़ोर हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आज आप देखिए मिताली राज को, देखिए आज आप सानिया मिर्ज़ा, जो इस लड़कियों को सिर्फ प्लेबैक क्यों करना है, हम फोर फ्रंट पे आके गाना गाएंगे, आपके आँख में आँख डाल कर गाना गाएंगे और ये मैसेज देंगे कि हर हक है वो लड़की को जो एक लड़के को हक है। सो इस मैसेज को हम पूरे देश में बहुत दिल से, बहुत प्यार से स्प्रेड करना चाहते हैं। Do you think Bollywood movies can play a greater role for a woman awareness? जिस तरह की वुमेन सेंट्रिक पिक्चरें आई हैं इस दौर में 2017 2018 काफ़ी अवेयरनेस हुआ है। ये मुझे लगता है फिल्म जो होती हैं वो बहुत पावरफुल मीडियम है, फिल्म एक ऑडियो विजुअल मीडियम है और बहुत इम्पैक्ट होता है। तो अभी लास्ट में जो फिल्में आई हैं जैसे कि दंगल और मैरी कॉम, जिस तरह की हमने फिल्में देखी हैं जहाँ पर विमेन आकर पूरा उनको आप एक नई लाइट में देख रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स को दर्शाया जा रहा है और पर्दे पे बहुत बड़े तरीके से दिखाया जा रहा है। आज historic है। Follow your dreams. Thanks.